हमले के पूरे एक हफ्ते बाद जब लैन वांगजी की आंख खुली तो कमरा बिल्कुल खाली था। उसे थोड़ी हैरत हुई, क्योंकि इससे पहले जब भी उसकी नींद खुलती वे यिंग हमेशा उसके सिरहाने मौजूद होता था। अगर वो किसी काम से बाहर जाता भी तो वेन किंग उसकी देखभाल के लिए रुक जाती, लेकिन आज वहां कोई नहीं था। वांगजी ने खाली कमरे को देखा और इसे एक अच्छा संकेत माना। वेन किंग ने कहा था कि अब वो खतरे से बाहर है और सोंग ज़िचेन की हालत में भी सुधार हो रहा है, बस अब पूरी तरह ठीक होने में थोड़ा वक्त लगना था। वो इस अकेलेपन से थोड़ा बेचैन होने ही लगा था कि तभी वे यिंग कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर वैसी ही शरारत भरी मासूमियत थी जैसी अक्सर गलती करते पकड़े गए बच्चों के चेहरे पर होती है। उसके हाथों में एक टोकरी थी जिसे छुपाते हुए उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया। उसने फुसफुसाकर कहा, वेन किंग को मत बताना। उसने कहा था कि कल से पहले कोई तुमसे मिलने नहीं आ सकता, लेकिन ये मेहमान इतने छोटे हैं कि मुझे नहीं लगता इन्हें मेहमान माना जाएगा। वे यिंग ने टोकरी खोली और उसमें से 2 प्यारे खरगोश लैन वांगजी की गोद में गिरा दिए। खरगोश बिस्तर से भाग पाते उससे पहले ही वांगजी ने उन्हें संभाल लिया। अपने शौहर को देखकर वांगजी के होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। वे यिंग मुस्कुराता हुआ बेड के पास बैठ गया और साथ लाए सब्जियों के टुकड़ों से दोनों खरगोशों को बहलाने लगा। वे दोनों खरगोश वांगजी की गोद में दुबक कर मजे से खाना खाने लगे। अगर तुम जल्दी ठीक नहीं हुए, वे यिंग ने छेड़ते हुए कहा, तो तुम इनकी हिफाजत नहीं कर पाओगे, फिर मैं इन्हें पकाकर खा जाऊंगा। वांगजी ने एक ठंडी सांस ली और कहा, मैं वक्त पर ठीक हो जाऊंगा। वे यिंग मुस्कुराया, जिससे वांगजी के दिल का बोझ हल्का हो गया। वो इस खूबसूरत पल को यूं ही जीना चाहता था, लेकिन उनके बीच कई अहम बातें अधूरी थीं। उसने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे एक सवाल पूछना है। ये सुनते ही वे यिंग के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उसने उदास होकर अपना सिर झुकाया और खरगोश के कान के पीछे सहलाते हुए बोला, मुझे मालूम है तुम्हारे पास कई सवाल होंगे। वांगजी ने अपने बिखरे बालों को पीछे किया। कई दिनों से उसके बाल खुले थे और उसका रिबन और लोटस पेन, कमल का हेयर पेन कहीं नजर नहीं आ रहे थे। उसने पूछा, कहाँ है वो? इससे पहले कि वह बात पूरी करता, वे यिंग ने फौरन दराज से एक पोटली निकाली और कहा, तुम्हारा रिबन? फिक्र मत करो, मैंने उसे यहाँ संभाल कर रखा है। वांगजी ने धीरे से सिर हिलाया, नहीं, रिबन नहीं। पिन कहाँ है? उसे रिबन से ज्यादा उस लोटस पिन की फिक्र थी। उसने कांपते हाथों से पोटली खोली। जब उसकी उंगलियों ने उस पिन को छुआ तो उसके दिल को सुकून मिला। उसने पिन बाहर निकाली। वो बिल्कुल ठीक थी, बस उसकी नोक पर एक काला निशान पड़ गया था, वही जगह जिससे उसने शुए यांग पर वार किया था। वांगजी ने उस काले निशान को छूते हुए धीरे से कहा, मैंने इससे शुए यांग पर वार किया था और तब कुछ अजीब हुआ था। वे यिंग बिल्कुल खामोश हो गया। उसने वांगजी के हाथ से वो पिन ले ली। मैंने इस पर एक मंत्र स्पेल फूंका था, वे यिंग ने भारी आवाज में कहा। कुछ मंत्र कीमती चीजों पर ही सबसे अच्छा असर करते हैं और यह मेरे पास मौजूद सबसे अनमोल चीज है। उसने पिन को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया और दुख भरी आंखों से कहा, मैं इसे खोने का रिस्क नहीं लेना चाहता था, लेकिन वेन रोहान की कठपुतलियों कॉप्स पपेट्स पर से उसका कब्जा तोड़ने के लिए मुझे किसी ऐसी ही चीज की जरूरत थी। वे यिंग ने अपनी मुट्ठी खोली और लोटस पिन दोबारा वांगजी के सामने रख दी। वांगजी ने आगे बढ़कर उस पिन को धीरे से छू लिया और उसके सारे सवाल जैसे उस एक पल में खत्म हो गए। लाश की तरह इस्तेमाल होने वाली उन कठपुतली इंसानों को लेकर गुफा की बातचीत में वे यिंग ने इशारा किया था कि इस मामले में उसकी महारत वेन रोहान से कहीं ज्यादा है। उसका मानना था कि वेन रोहान ने उन्हें सिर्फ अपनी ताकत के बल पर काबू में किया था और वे यिंग को बस उसी ताकत को उसके खिलाफ मोड़ना था। ये बात समझ में आती थी, लेकिन लैन झान हमेशा सोचते थे कि इसके पीछे आखिर कौन सा मंत्र था। उस कमल के डिजाइन वाले हेयर पिन लोटस पिन की इसमें बहुत बड़ी भूमिका थी। वे यिंग का उस पिन का इस्तेमाल करना पूरी तरह सही था। लैन झान ये बात अच्छे से जानते थे कि जो चीजें किसी जादूगर या साधक के दिल के बेहद करीब होती हैं, उन पर मंत्र सबसे ज्यादा असर करते हैं। वो पिन वे यिंग की मां की आखिरी निशानी थी, इसलिए वो इस काम के लिए सबसे सही थी। वे यिंग ने लैन झान की तरफ देखते हुए कहा, मुझे फिक्र थी कि कोई इसे तुमसे छीनने की कोशिश न करे। मैं नहीं चाहता था कि दूसरे कबीलों के लीडर इसके टुकड़े करके इस जादू को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। मैं वॉकिंग कॉप्स लाशों को हथियार बनाने का तरीका किसी को नहीं सिखाना चाहता था, इसलिए मैंने इस पर एक और मंत्र फूंक दिया। उसने वो पिन धीरे से लैन झान की हथेली पर रख दी। एक पल के लिए दोनों की उंगलियां उस पिन को छू रही थीं। वे यिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हमारे अलावा कोई और इसे छुएगा तो उसे दर्द होगा। शुरुआत में सिर्फ इतना कि वो इसे छोड़ दे, लेकिन अगर कोई फिर भी इसे पकड़े रहा तो उसका हाथ जलने और काला पड़ने लगेगा। मुझे लगा कि ये सबक किसी को भी इसे वापस करने के लिए काफी होगा। उसने अपना सिर खुजलाते हुए आगे कहा, मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम इसे एक खंजर की तरह इस्तेमाल करोगे।
लेकिन इसने अपना काम किया है ना? लैन झान ने हामी में सिर हिलाया। वो इस खतरे से अनजान थे, फिर भी उनका उस पिन से एक अजीब सा जुड़ाव था। उन्होंने उसे हमेशा अपने पास रखा, यहाँ तक कि सोते समय भी। क्लाउड रिसेस में रहते हुए कभी कभी उन्होंने इसे फेंकने का सोचा था, लेकिन ऐसा करना उन्हें अपनी भावनाओं का अपमान लगा। इसलिए उन्होंने इसे हमेशा अपने बालों में छिपाकर रखा। अब उन्हें समझ आया कि उस पिन ने क्सू यांग के हाथ को क्यों जलाया था। वेई यिंग ने एक थकी हुई मुस्कान के साथ कहा, चलो अच्छा है, लेकिन मैंने इसे थोड़ा खराब कर दिया। ये काला दाग हट नहीं रहा है। लैन झान ने पिन को अपनी मुट्ठी में बंद करते हुए कहा, इसे ऐसे ही रहने दो। उन्हें इसके दाग या छोटे से डेंट से कोई शिकायत नहीं थी। ये निशान गवाही थे कि ये पिन एक लंबा सफर तय करके यहाँ तक पहुंची है। शायद ये छोटा सा डेंट उनकी सास के किसी युद्ध के दौरान लगा हो। ये दाग और निशान अब लैन झान की यादों का हिस्सा बन चुके थे। भविष्य में जब वे दोनों इसे आचिंग या किसी और बच्चे को सौंपेंगे तो इन निशानों के पीछे की खूबसूरत और साहसी कहानियां भी उन्हें सुनाएंगे। इन निशानों को मिटाने का मतलब होता अपनी यादों को मिटाना। वेई यिंग चुपचाप मुस्कुराने लगा। तभी लैन झान ने अपनी बात आगे बढ़ाई, मेरा एक और सवाल है। वेई यिंग ने सुनने के लिए सिर हिलाया। पास ही बैठे खरगोश भूख के मारे लैन झान की आस्तीन कुतरने लगे थे। वेई यिंग ने टोकरी से कुछ बचे हुए पत्ते निकाले और लैन झान ने खरगोशों का ध्यान अपनी पोशाक से हटाकर उन पत्तों की तरफ लगाया। उन्होंने अपने शब्दों को संभालते हुए पूछा, वेन किंग ने मुझे बताया कि तुम्हें डबल नाइन्थ फेस्टिवल तक मुझ पर शक था और उसके बाद तुम्हें यकीन हुआ कि मैं बेकसूर हूँ। क्या ये सच है? वेई यिंग ने तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं, मुझे तो बहुत पहले ही यकीन हो गया था। बस मेरा अहंकार और डर मुझे ये मानने नहीं दे रहा था। तुम बच्चों के साथ इतना वक्त बिताते थे, उन्हें प्यार करते थे। इसी बात ने मेरा दिल जीत लिया। अगर ये कोई चाल होती तो मेरा भरोसा जीतने के और भी आसान तरीके थे। किसी जासूस को बच्चों को तमीज से चाय परोसना सिखाने में घंटों बर्बाद करने की जरूरत नहीं होती। लैन झान इस बात से इनकार नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन बच्चों को सिखाना आसान नहीं था, भले ही उन्हें इसमें खुशी मिलती थी। दोनों ने तकियों की एक दीवार बनाकर खरगोशों को बिस्तर के एक कोने में सुरक्षित कर दिया। खरगोश उन्हें शिकायत भरी नजरों से देख रहे थे, लेकिन लैन झान के लिए इस वक्त वेई यिंग की हर बात को गहराई से सुनना और समझना ज्यादा जरूरी था। उन्होंने खरगोशों को सही जगह रखकर अपना पूरा ध्यान अपने हमसफर पर लगा दिया, जो चुपचाप बिस्तर की चादर का एक धागा खींच रहा था। और मिड ऑटम फेस्टिवल के दौरान उसने आंखें उठाकर एक उदास मुस्कान के साथ कहा, हमने बहुत मजा किया था, है ना? लैन वांगजी का गला जैसे भर आया। उसने बस धीरे से सिर हिलाया। वेई यिंग ने अपनी आंखें चुराते हुए कहा, यह बेहद शर्मिंदा करने वाला है, लेकिन मैं बार बार भूल जाता था कि मैं कर क्या रहा हूं। तुम्हारे साथ वक्त बिताना, तुम्हें परेशान करना मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं भूल ही गया कि तुम एक खुफिया हमलावर असैसिन भी हो सकते हो। मैं सब कुछ भूलकर बस खुश था। उसने अपना चेहरा हाथों से छिपाते हुए आगे कहा, फिर रात के आखिर में जब हमने लोगों को बातें करते सुना तो मुझे अपना प्लान याद आया। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आया। मैं सोचने लगा कि कहीं मैं तुम्हारी चाल में तो नहीं फंस रहा। उसने वांगजी की तरफ एक शरारत भरी मुस्कान से देखा। वांगजी चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसका दिल इस मीठे दर्द से भरा हुआ था। उसे लगा था कि उस त्योहार से पहले की सारी यादें शायद एक नाटक थीं, लेकिन वेई यिंग की बातों ने उसके सारे शक दूर कर दिए। वेई यिंग ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। मुझे लगा मैं बेवकूफ बन रहा हूँ, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि तुम वो सब काम भी कर रहे थे जिनकी कोई जरूरत नहीं थी। तुमने खेती में मदद की, सारा हिसाब किताब संभाला, यहाँ तक कि मेरी फैमिली के लिए दुआएं भी की। उसने वांगजी के अंगूठे को हौसले से दबाया। मुझे नहीं पता कि मुझे सच का एहसास कब हुआ, लेकिन डबल नाइन्थ फेस्टिवल तक मुझे यकीन हो गया था कि मुझसे कोई गलती हुई है। बस मैं इस सब में बहुत आगे निकल चुका था। मुझे डर था कि अगर मैं गलत हुआ तो क्या होगा। वो थोड़ा हिचकिचाया, इसलिए मैं अजीब हरकतें करता रहा। मैं तुम्हारे लिए तोहफे लाता, क्योंकि जब तुम मुझे डांटते थे तो तुम बहुत प्यारे लगते थे, और फिर अगले ही पल मैं तुम्हें उकसाने की कोशिश करता कि तुम मुझ पर हमला कर दो। वांगजी के गाल प्यारे लफ्ज को सुनकर हल्के लाल हो गए। उसे उस गुफा की बात याद आई जब वो वेई यिंग की शेविंग कर रहा था और वो अजीब बर्ताव कर रहा था। अब उसे समझ आ रहा था कि ऐसा क्यों था। मैं परेशान हो रहा था। वेई यिंग ने कंधे उचकाए। मैंने सोचा कि अगर तुम इस मौके पर भी मुझ पर वार नहीं करते तो समझो कि मेरा शक गलत था। जब वांगजी ने शेविंग खत्म करके ब्लेड वापस सौंप दिया था तब वेई यिंग ने हार मान ली थी। वांगजी ने बहुत धीरे से कहा, तुम मेरे लिए खरगोश लाए थे। वेई यिंग ने शर्माकर अपना चेहरा अपनी हथेलियों में छिपा लिया। मैं तुम्हारे लिए खरगोश और मुर्गियां लाया। कितना अजीब था ना। तुमने कहा था कि तुम्हें वो पसंद हैं, तो मैंने सोचा कि अगर मेरे हमसफर को ये सब पसंद है तो मुझे लाकर देना चाहिए। तुम बच्चों के साथ इतने अच्छे हो, इतनी मेहनत करते हो, तो मैं तुम्हें हर खुशी देना चाहता था। वांगजी के कान और गाल गर्म हो गए। वेई यिंग ने अपनी हथेलियों के पीछे से ही कहा,
लेकिन फिर मुझे याद आता कि तुम एक जासूस हो सकते हो और मैं खुद को बेवकूफ़ समझता। मैं सोचता कि अगर तुम वाकई जासूस हो तो मैं कितनी आसानी से तुम्हारे जाल में फंस रहा हूं। वांगजी ने अपनी मुस्कान छुपाते हुए कहा, हम दोनों ही अपनी भावनाएं छुपाने में बहुत कमज़ोर हैं। वे यिंग ने बेबसी से हाथ हिलाए। वाकई यह तो नाइंसाफ़ी है। हम दोनों इतने अक्लमंद और ताकतवर हैं, फिर भी इस खेल में इतने कच्चे क्यों निकले। वांगजी ने कुछ कहने के लिए हाथ बढ़ाना चाहा, लेकिन खुद को रोक लिया। उनके बीच सब कुछ नया था, लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद जरूर जाग चुकी थी। उसने मान लिया था कि वो वांगजी को पसंद करने लगा है। उनके साथ बिताया हर लम्हा असली था, कोई नाटक नहीं। वो खरगोश और मुर्गियां कोई चाल नहीं, बल्कि दिल से दिए गए तोहफे थे। वे यिंग की इस सच्ची घबराहट ने वांगजी के दिल को एक सुकून दे दिया और वो तकिए के सहारे पीछे टिक गया। अब उनके रिश्ते में एक नई उम्मीद जाग चुकी थी, जिसे वांगजी फिलहाल अपने दिल में ही संजोकर रखना चाहता था। खरगोशों को दोबारा अपनी गोद में संभालते हुए वांगजी ने धीरे से कहा, मैंने बस एक बात कही थी, कोई शिकायत नहीं की। मैं ऐसी चालाकियों में माहिर होना भी नहीं चाहता। वे यिंग ने थोड़ा सा मुंह बनाते हुए कहा, मुझे लगता है कि अगर मैं राजनीति और चालबाजियों में थोड़ा बेहतर होता तो अच्छा रहता, लेकिन अपने हमसफर को धोखा देने में अनाड़ी होने पर मुझे कोई अफसोस नहीं है। उसने फिर से वांगजी का हाथ थाम लिया और वांगजी के लिए ये काफी था। उसकी सारी फिक्र जैसे हवा हो गई। तभी अचानक वेन किंग बिना दरवाजा खटखटाए अंदर आ गई। वे यिंग ने आनन फानन में खरगोशों को समेटा और टोकरी को बेड के नीचे छुपा दिया। वो ऐसे मुस्कुराने लगा जैसे उसने कुछ किया ही ना हो, और वांगजी ने भी एक सीधे साधे मरीज की तरह दिखने की नाकाम कोशिश की। वेन किंग ने शकभरी नजरों से उन्हें देखा, फिर एक ठंडी सांस लेते हुए अपनी उंगलियों से माथा दबाया और बोली, मुझे मत बताना कि उस टोकरी में क्या है, मैं जानना ही नहीं चाहती। अगले कुछ दिन वांगजी के लिए काफी मुश्किल भरे थे। दवाइयों का असर कम होने से उसका दिमाग तो साफ हो गया था, लेकिन उसका जिस्म साथ नहीं दे रहा था। वो ठीक से बैठ भी नहीं पाता था। उसका दिल अपनी तलवार थामने और बच्चों को सिखाने के लिए मचल रहा था, लेकिन वो बेड पर लाचार पड़ा था। वेन किंग ने उसकी पट्टियां बदलते हुए सख्त लहजे में कहा, हांगुआंग जुन, शायद आपको अंदाजा नहीं है कि आप मौत के मुंह से वापस आए हैं। इसे देखिए। उसका लहजा भले ही सख्त था, पर हाथ बेहद नर्म थे। जख्म अभी भी लाल और गहरा था। वेन किंग ने साफ कह दिया, आपको 4 दिन और बेड पर रहना है और उसके बाद 1 हफ्ता सिर्फ आराम करना है। नए साल से पहले आप तलवार उठाने या भारी काम करने के बारे में सोचिएगा भी मत। आपको ठीक होने में कम से कम 2.5 महीने लगेंगे। वांगजी ने जब इस लंबे वक्त पर ऐतराज जताया तो वेन किंग ने आंखें तरेरते हुए कहा, इससे पहले जब आपको चोटें लगी थीं तब किसी ने तलवार से आपका पेट नहीं चीरा था। उसने पट्टी को ठीक से बांधते हुए आगे कहा, अगर वार थोड़ा भी नीचे होता तो आप अपनी आध्यात्मिक ताकत कोर खो देते। अगर हम एक पल भी देर से पहुंचते तो आज हम आपके आखिरी सफर की तैयारी कर रहे होते। इसलिए मेहरबानी करके थोड़ा सब्र रखिए। वांगजी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वेन किंग ने वाकई उसकी जान बचाई थी, इसलिए उसने एक अच्छा मरीज बनने का फैसला किया। वेन किंग के सख्त पहरे के बावजूद एक दोपहर एक मेहमान चुपके से उसके कमरे में आ गया। जब वांगजी की आंख खुली तो उसने देखा कि आकिंग उसके बिस्तर के कोने में दुबकी बैठी थी और ठंड या खौफ से बुरी तरह कांप रही थी। वांगजी चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था कि आगे बढ़कर उसे कंबल ओढ़ा सके। वो वेई यिंग को आवाज देने ही वाला था, जो सामने वाले कमरे में सोंग जिचिन और श्याओ शिंगचेन की देखभाल कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि वांगजी के मुंह से कोई लफ्ज निकलता, आकिंग ने अचानक अपना सिर ऊपर उठाया। उसका चेहरा रोने की वजह से लाल हो चुका था। लैन वांगजी को समझते देर न लगी कि वो ठंड से नहीं बल्कि किसी गहरे दुख में कांप रही थी। उसका दिल महसूस कर रह गया। अपने जख्मों की परवाह किए बिना वांगजी ने उसे अपने पास खींचने का फैसला किया, लेकिन आकिंग ने खुद ही उसके करीब आकर उसके जख्मों का ध्यान रखते हुए बड़ी एहतियात से अपना सिर उसकी छाती पर रख दिया। वो फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए लगातार माफी मांगने लगी। आकिंग, वांगजी ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने कुछ गलत नहीं किया। उसने अपनी रोती हुई आंखें उठाईं और अपने हाथों से आंसू पोंछते हुए बोली, मेरी वजह से आपको इतनी गहरी चोट आई, ये सच नहीं है। वांगजी ने हौसले से अपना एक हाथ उसके कंधे पर रखा। मुझे चोट इसलिए लगी क्योंकि एक बुरे इंसान ने मुझे तकलीफ पहुंचाने का फैसला किया था। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। आकिंग के होंठ कांपने लगे। लेकिन अगर मैं वहां ना होती तो? वांगजी ने बिस्तर की चादर के कोने से उसके आंसू साफ किए और समझाते हुए कहा, इस तरह तो श्याओ शिंगचेन की गलती मानी जाएगी कि उनके शौहर जख्मी हुए। अगर सोंग जिचिन कभी श्याओ शिंगचेन से ना मिलते तो वे कभी शुए यांग के रास्ते में ना आते और न ही उनकी आंखों को नुकसान पहुंचता। ये सुनते ही आकिंग का गुस्सा जाग उठा और वो तनकर बैठ गई। ये सच नहीं है, इसमें दाओ झांग की कोई गलती नहीं है। वांगजी ने उसकी पीठ थपथपाई। बिल्कुल सही,
उनकी कोई गलती नहीं है और न ही तुम्हारी है। दूसरों को दुख देने का फैसला सिर्फ शुए यांग का था, कसूरवार सिर्फ वही है। आकिंग बेबसी से उसकी छाती से लग गई और उसके आंसू थमने लगे। वांगजी का दिल भारी हो गया। वो बहुत छोटी थी और इस उम्र के बच्चों को ऐसी नफरत और हिंसा से दूर रहना चाहिए था। वो बहुत बुरा था, आकिंग ने सिसकते हुए कहा। वो बहुत बुरा था, वांगजी ने तसल्ली दी, पर अब वो कुछ भी नहीं है। उसका वजूद खत्म हो चुका है। शायद वो अगला जन्म ले चुका हो। आकिंग ने उत्सुकता से पूछा, क्या उसका अगला जन्म होगा, एक इंसान के रूप में? वांगजी ने उसे अपने पास और आराम से बिठाया और रुक रुक कर समझाने लगा। उसने इस जन्म में बहुत बड़े गुनाह किए हैं, इसलिए शायद उसे इंसान का रूप न मिले। सजा के तौर पर वो कोई छोटा जीव या जानवर बन सकता है। ये सुनकर आकिंग की आंखें चमक उठीं, जैसे कि कोई मकड़ी या कॉकरोच। अब से मैं हर कॉकरोच को कुचल दूंगी, क्या पता वही हो। वांगजी ने एक हल्की सांस छोड़ी। मकड़ियों को छोड़ देना, वे कीड़े मकोड़े खाकर हमारी मदद करती हैं। आकिंग को इस बात में भी दिलचस्पी आने लगी और वो मकड़ियों के बारे में पूछने ही वाली थी कि वेन किंग ने आकर देख लिया। उसने आकिंग को डांटकर बाहर भगा दिया। वांगजी ने अपने दिल में तय किया कि वो आगे की क्लास में बच्चों को इन सब चीजों के बारे में विस्तार से सिखाएगा। शाम को बाकी बच्चे भी वांगजी से मिलने आए। वे अपने साथ कुछ खूबसूरत पेंटिंग्स और लिखावट के नमूने लाए थे। उन्होंने वांगजी के जल्दी ठीक होने के लिए खुशबूदार पोटलियां, परफ्यूम साशेज भी तोहफे में दी। बच्चों के जाने के बाद वेन क्योंगलिन वहीं रुक गया और उसने शर्माते हुए अपनी दुआएं दी। वे सब आपको बहुत याद करते हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। बच्चे और बाकी सभी शागिर्द आपके वापस आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सच तो ये है कि हर कोई आपके ठीक होने की राह देख रहा है। ये सुनकर लैन वांगजी का दिल खुशियों से भर गया। अपनों की ये फिक्र और मोहब्बत उसके जख्मों के लिए सबसे बेहतरीन मरहम थी। वेई यिंग ने बताया कि आम वेन लोगों को दुश्मनों की साजिशों के बारे में कुछ नहीं मालूम था। वेई यिंग और वेन किंग ने तय किया था कि इस बारे में बात करने से सिर्फ खौफ और शक फैलेगा। जब भी कोई बाहरी जासूस आता, वेई यिंग उसे खामोशी से दूर कर देता। पर शुए यांग के हमले के बाद सच छुपाना नामुमकिन हो गया था, क्योंकि उस रात हुए धमाके से पूरा का पूरा कबीला जाग गया था। वेई यिंग ने माना कि एक हमलावर अंदर आ गया था, लेकिन उसने वांगजी और कबीले के लोगों से वादा किया कि उसने सुरक्षा वार्ड्स को और मजबूत कर दिया है। वो आसपास के गांवों में भी जांच पड़ताल करने गया था। वांगजी ने जब उसे फिक्र से देखा तो वेई यिंग ने फौरन कुछ जादुई तावीज टैलिस्मैन्स निकालकर दिखाए। मैंने किसी को चोट नहीं पहुंचाई, देखो, अगर कोई इसे पहनेगा तो वो झूठ नहीं बोल पाएगा। इससे कोई अपना रूप नहीं बदल सकता, और अगर कोई बुरा इरादा रखेगा तो यह तावीज बैंगनी पर्पल चमकने लगेगा। वांगजी इन नए आविष्कारों को देखकर हैरान रह गया। वेई यिंग ने एक ठंडी सांस लेते हुए उन्हें वापस अपनी आस्तीन में रख लिया। मुझे ये पहले ही करना चाहिए था। मैं लापरवाह हो गया था क्योंकि मेरा सारा ध्यान तुम पर था। मुझे लगा कि अगर कोई जासूस होगा तो वो मेरा हमसफर ही होगा, इसलिए मैंने उस लाचार अपाहिज नौजवान पर गौर ही नहीं किया। ये मेरी बेवकूफ़ी थी। वांगजी के कान हमेशा की तरह लाल हो गए, लेकिन उसने पुरानी बातों को भूलकर आगे की सोचने का फैसला किया। ठंड आ चुकी थी और भारी बर्फबारी के कारण अब कोई बाहरी शख्स पहाड़ पर नहीं आ सकता था। कबीले के लोग भी इस बात को छुपाने के लिए तैयार थे, इसलिए ये राज फिलहाल महफूज था। जैसे ही वांगजी के हाथों में इतनी ताकत आई कि वो कलम उठा सके, उसने अपने भाई लान जिचिन को एक छोटा सा खत लिखा। उसका भाई हर हफ्ते खत मिलने का आदी था और देर होने पर वो फिक्रमंद हो जाता। वांगजी ने खत में इस हमले या अपने जख्मों का कोई जिक्र नहीं किया ताकि सब कुछ सामान्य लगे। वो जानता था कि उसका भाई मेंग याओ पर बहुत भरोसा करता है। अगर वो भाई को कुछ बताएगा तो बात मेंग याओ तक पहुंच जाएगी। अपने सगे भाई से इतना बड़ा सच छुपाने पर वांगजी का दिल भारी था और उसे बेहद दुख हो रहा था, लेकिन इस कबीले की हिफाजत के लिए उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। खैर, एक सुकून था कि वो अपने हमसफर पर पूरा भरोसा कर सकता था और वेई यिंग भी उस पर उतना ही यकीन करता था। सुरक्षा को और कड़ा करने के लिए वेई यिंग ने रात के वक्त कबीले के चारों तरफ पहरेदारी के लिए मरे हुए जिस्मों, वॉकिंग कॉर्प्सेस को काम पर लगा दिया था। वो खुद भी दिन रात जागकर पहरा दे रहा था। हमले के 2 हफ्ते बाद जब वांगजी की हालत में थोड़ा सुधार हुआ तो उसने वेई यिंग को रोका। उस दिन वेन किंग ने वांगजी को बेड से उठकर बैठने की इजाजत दे दी थी। कमरा गर्म था, फिर भी वेई यिंग ने वांगजी की गोद में 2 कंबल डाल रखे थे और वो तीसरा लाने की सोच रहा था। वांगजी ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। अब वे दोनों अक्सर एक दूसरे का हाथ थाम लिया करते थे। वांगजी का जख्म अब काफी हद तक भर चुका था। उसने वेई यिंग की थकी हुई आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें सोने की जरूरत है। अब उसे पट्टियों की जरूरत नहीं थी, लेकिन अंदरूनी जख्म अभी भर रहे थे। हाथ ऊपर उठाने पर उसके पेट में मीठा सा दर्द होता था।
वेई यिंग खुद रोज सुबह वांगजी का रिबन बांधता और लोटस पिन लगाता था और रात को उन्हें संभाल कर रख देता। फिर वो वांगजी के बालों में कंघी करता। वो बिना किसी झिझक के वांगजी का हाथ थाम लेता, पर उसने कभी आगे बढ़कर एक छोटा सा बोसा किस भी नहीं मांगा था। वांगजी ने उसका हाथ मजबूती से थामते हुए कहा, वेई यिंग, हम सब महफूज हैं, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। अपने नाम को वांगजी के मुंह से सुनकर वेई यिंग मुस्कुराया और उसका हाथ दबाकर बोला, मैंने तुम्हें बताया था ना, मुझे असल में सोने की जरूरत नहीं पड़ती। वांगजी ने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, इसका मतलब ये नहीं कि आराम करना फायदेमंद नहीं है। तुमने इन 2 हफ्तों में अपनी बहुत सी आध्यात्मिक ताकत और क्यूआई मुझे ठीक करने में खर्च की है, उसे वापस पाना जरूरी है। वैन किंग ने कहा था कि अब वांगजी का अपना कोर बाकी का जख्म ठीक कर देगा, पर वेई यिंग ने जो अपनी ताकत उसे दी थी उसकी भरपाई के लिए उसका खाना और सोना जरूरी था। वांगजी ने पूछा, क्या तुम ठीक से खा रहे हो? वेई यिंग खिलखिलाकर हंस पड़ा, तुम बिल्कुल दादी अम्मा की तरह बात कर रहे हो। हाँ, वो मुझे खिला रही हैं, पर वो कह रही थीं कि वो अपने सबसे अच्छे शागिर्द को याद कर रही हैं। वांगजी को भी दादी अम्मा की याद आई, जो वेन किंग की बंदिशों के बावजूद उससे मिलने आई थीं और माँ की तरह उसके सिर को सहलाया था। उसने वादा किया, मैं जल्दी ही रसोई के काम पर लौट आऊंगा। वेई यिंग ने खड़े होकर बालों का तेल और कंघी उठाते हुए कहा, तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है, खाना पकाने के लिए और भी लोग हैं। वांगजी ने उसकी बात अनसुनी करते हुए कहा, जैसे ही वेन किंग इजाजत देगी मैं अपना काम शुरू कर दूंगा। उसे रसोई में वेन कबीले के लोगों के साथ वक्त बिताना और अपने हमसफर के लिए खाना बनाना बेहद पसंद था। वेई यिंग ने बहस नहीं की। वो हौसले से वांगजी के बालों में तेल लगाने लगा और बोला, वेन किंग का कहना है कि तुम अब काफी बेहतर हो, पर तुम्हें अभी 2 हफ्ते और आराम करना चाहिए। वांगजी ने कहा, मैं बैठे बैठे बच्चों को पढ़ा सकता हूँ और उनके पर्चे पेपर्स जांच सकता हूँ। इसके लिए मुझे पैरों पर खड़े होने की जरूरत नहीं है। वो जानता था कि अभी तलवार उठाना ठीक नहीं होगा, पर वो खाली भी नहीं बैठ सकता था। वेई यिंग ने एक मजाकिया सांस लेते हुए उसके बालों को खींचा। ठीक है, अगर तुम्हारी यही जिद है तो तुम अपनी क्लास ले सकते हो। वैसे तुम्हें इस बीमारी का फायदा उठाना चाहिए। बेड पर आराम से लेटे रहो और हुक्म चलाओ कि सब तुम्हारे आगे पीछे चाय पानी लेकर घूमे। वांगजी ने कहा, मैं बिस्तर पर लेटे लेटे थक चुका हूँ। सच तो ये था कि उसे वेई यिंग का अपने पास रुकना, कहानियां सुनाना और उसकी देखभाल करना बहुत अच्छा लग रहा था। वो इस तवज्जो अटेंशन को खोना नहीं चाहता था, पर वो जल्द से जल्द ठीक होना चाहता था ताकि वो भी अपने हमसफर की वैसी ही सेवा कर सके, उसके लिए खाना बना सके, उसकी शेविंग कर सके और उसके लिए गुकिन बजाकर गीत गा सके। लैन वांगजी जल्द से जल्द ठीक होना चाहता था ताकि वो खुद अपने हमसफर की देखभाल कर सके। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने पूछा, सॉन्ग जिचिन की हालत कैसी है? वेई यिंग ने वांगजी के बालों को संवारते हुए एक ठंडी सांस ली। वो पहले से बेहतर है। वेन किंग ने उसकी आंखों की कुछ रोशनी तो वापस ला दी है, पर पूरी नहीं। उसके लहजे में एक तनाव था। वो कहता है कि वो इस कम रोशनी के साथ भी जी लेगा, लेकिन मेरे पास एक प्लान है। ये सुनकर वांगजी कुर्सी पर थोड़ा घूमा, जिससे उसके जख्म में हल्का सा खिंचाव हुआ। उसे कराहते देख वेई यिंग फौरन घूमकर उसके सामने आ गया। वांगजी ने शांत आवाज में कहा, वेई यिंग, मेहरबानी करके मुझे अपना प्लान बताओ। वो वेई यिंग को किसी भी तरह के अपराध बोध, गिल्ट में नहीं डालना चाहता था। वो सिर्फ अपने शौहर का भरोसा और उसका साथ चाहता था, ताकि वो उसके दुखों और जिम्मेदारियों को बांट सके। वेई यिंग ने लकड़ी की कंघी पर बने कमल के निशान को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहा, उसकी आंखों का जो हिस्सा खराब हुआ है वो बाहरी परत है। वेन किंग ने उसे बदलने का एक तरीका ढूंढ निकाला है। ये एक नया तजुर्बा है, पर उसे यकीन है कि ये काम करेगा। वांगजी ने कुछ सोचते हुए पूछा, उसे किस चीज से बदला जाएगा? एक सही सलामत आंख से। वेई यिंग रुका और वांगजी की तरफ देखा। एक मुर्दा जिस्म, डेड बॉडी की आंख से। वांगजी ने कई साल मरे हुए जिस्मों को देखा था, इसलिए वो इस बात से घबराया नहीं, पर उसका दिल थोड़ा बैठ गया। उसने अपना चेहरा बिल्कुल शांत रखते हुए पूछा, क्या मौत के बाद शरीर का वो हिस्सा जल्दी खराब नहीं हो जाएगा? वेई यिंग ने सिर हिलाया, मैं उसे खराब होने से रोक सकता हूँ। वांगजी जानता था कि वेई यिंग की ताकत कबीले के मुर्दों को सालों तक महफूज रख सकती है, इसलिए उसने बिना किसी शिकायत के पूछा, पर तुम्हें वो शरीर कहाँ से मिलेगा? वो मेरे पास पहले से ही है। वेई यिंग अचानक खड़ा हो गया और दोबारा कंघी करने लगा, पर वांगजी ने उसका हाथ थामकर उसे वापस कुर्सी पर बिठाया। वो जानता था कि पहाड़ों में इस वक्त किसका शव छुपाकर रखा गया होगा। उसने सीधे वेई यिंग की आंखों में देखा। वेई यिंग ने हार मानते हुए कहा, मैंने उसे संभाल कर रखा है, सिर्फ एहतियात के तौर पर। अगर वेन किंग का इलाज काम न करता या तुम्हें और सॉन्गलैन को किसी चीज की जरूरत पड़ती, तो मुझे लगा कि ये सब चुकाने की जिम्मेदारी उसी की होनी चाहिए। क्या ये इंसाफ नहीं है? जो उसने तोड़ा वही उसे सुधारे। वांगजी ने इस बात पर गहराई से गौर किया।
वो जानता था कि ऐसे मामलों में इंसाफ का सही मतलब तय करना मुश्किल है। उसने दूसरा रास्ता चुना। उसने गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हें पहले सॉन्ग जिचेन से पूछना चाहिए कि क्या वो ऐसा चाहता है। वे यिंग ने चिढ़कर अपनी नाक सुकोड़ी। मुझे लगता है कि वो मना कर देगा तो ये उसका अपना फैसला होगा। वांगजी ने मजबूती से कहा, जहां तक मेरा सवाल है, मैं चाहूंगा कि शुए यांग के शरीर को हमेशा के लिए दफनाकर नष्ट कर दिया जाए। वो नहीं चाहता था कि शुए यांग का साया या उसका कोई हिस्सा उनके बीच कभी वापस आए। वो जानता था कि एक मजबूत आध्यात्मिक शक्ति कोर और वेन किंग के इलाज से सॉन्ग जिचेन की रोशनी वक्त के साथ और बेहतर हो सकती है। अगर ऐसा न भी हुआ तो भी एक कल्टीवेटर का शरीर कमियों के साथ जीना सीख लेता है। इसके लिए किसी खौफनाक तरीके की जरूरत नहीं थी। वे यिंग ने कंघी को एक तरफ रख दिया और कुर्सी के हत्थों को मजबूती से पकड़ते हुए अपना सिर झुकाया। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें ये जानकर नफरत हो रही है कि उसका शरीर अभी तक आजाद नहीं हुआ? क्या तुम मुझसे खफा हो कि मैं उसे संभाल कर रखना और ताज़ा रखना ताकि वेन किंग उसका ऑपरेशन कर सके? उसकी आवाज में एक अजीब सा ठंडापन था, लेकिन महीनों के साथ के बाद वांगजी अब वे यिंग के बदलते मिजाज को समझने लगा था। जब भी वो खुद को कमजोर महसूस करता तो इसी तरह खुद को सबसे दूर कर लेता था। वांगजी ने बिना किसी शिकायत के धीरे से सिर हिलाया। नहीं। वे यिंग ने हैरान होकर अपनी त्योरियां चढ़ाईं। नहीं। वांगजी ने दोबारा सिर हिलाया। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं। शुए यांग ने मुझे और सॉन्ग जिचेन को चोट पहुंचाई है, इसलिए उसे अपने गुनाहों की सजा मिलनी चाहिए। उसने दूसरों के शरीरों को नुकसान पहुंचाकर अपने अधिकार खो दिए हैं। वांगजी जानता था कि उसके पुराने नियम इस बात की इजाजत नहीं देते, लेकिन ये उसका घर नहीं था। ये उसके शौहर का इलाका था, जहां यिलिंग पेट्रियार्क को अपने हिसाब से फैसला करने का हक था। वांगजी के दिल में उस बेरहम कातिल के लिए कोई हमदर्दी नहीं बची थी। उसने बहुत धीमे से कहा, लेकिन मैं उससे कुछ भी नहीं चाहता। अगर सॉन्ग जिचेन भी ऐसा ही सोचता है तो हमें उस शरीर को फौरन नष्ट कर देना चाहिए। उसे जलाकर उसकी राख हवा में बहा देनी चाहिए। वांगजी का मानना था कि यही सबसे बड़ी सजा होगी कि उसे हमेशा के लिए भुला दिया जाए। वे यिंग के हाथों का तनाव धीरे धीरे कम हुआ। वो कुछ पल खामोश रहा, फिर उसने हामी भरते हुए सिर हिलाया। ठीक है, मैं उससे पूछूंगा। उसका लहजा अब शांत और साफ था। उसने दोबारा कंघी उठाई और वांगजी के बालों को संवारने लगा। वांगजी ने अपनी आवाज को नर्म रखते हुए कहा, उस रात जो कुछ भी हुआ उसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ शुए यांग की है। क्या तुम ये समझ रहे हो? कंघी की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई। वे यिंग ने भारी आवाज में कहा, अगर मैंने शुरुआत में ही सब कुछ बेहतर तरीके से संभाला होता। फैसले उसके थे, इसलिए कसूर भी सिर्फ उसका है। वांगजी ने उसकी बात काटते हुए मजबूती से कहा, सिर्फ उसका, किसी और का नहीं। वो मुड़कर उसकी आंखों में देखना चाहता था, पर वो जानता था कि वे यिंग इस वक्त आमने सामने बात करने में असहज महसूस करेगा। उसने बात बदलते हुए कहा, आकिंग भी खुद को ही कसूरवार मान रही थी। मैंने उसे भी यही समझाया कि गलती सिर्फ शुए यांग की थी। वे यिंग ने बालों में थोड़ा और तेल लगाते हुए एक ठंडी सांस ली। वो बच्ची भी ना, वांगजी ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने एक बार कहा था कि वो तुम्हें किसी की याद दिलाती है। वे यिंग ने शर्माते हुए शिकायत की। हाँ, मैं अपनी ही बात कर रहा था। उसने कंघी एक तरफ रख दी और अपनी उंगलियों से वांगजी के बालों को सलीके से संवारने लगा। इस दौरान उसकी उंगलियां वांगजी की गर्दन से छुईं, जिससे वांगजी की सांसें थोड़ी गहरी हो गईं। वे यिंग ने धीमी आवाज में कहा, मुझे उस उम्र की अपनी ज्यादा यादें तो नहीं हैं, पर मुझे यकीन है कि मैं भी बिल्कुल उसी की तरह था। वांगजी ने पूछा, क्या तुमने कभी उसे गोद लेने अडॉप्ट करने के बारे में सोचा है? वो महीनों से ये पूछना चाहता था। भले ही कबीले के सारे बच्चे उनके अपने ही थे, लेकिन वो इस रिश्ते को एक औपचारिक नाम देना चाहता था। उसे शागिर्द तो पसंद थे, पर अब वो पिता बनना चाहता था। वे यिंग ने सोच समझकर जवाब दिया, मैंने सोचा है, पर वो मुझसे ज्यादा शाओ शिंगचेन और सॉन्गलैन के करीब है। सच कहूं तो मुझे उन दोनों को मजबूर करना चाहिए कि वे उसे कानूनी तौर पर गोद ले लें। वो घूमकर दोबारा कुर्सी के सामने आया और चाय के कप ताज़ा करने लगा। वांगजी ने दोबारा कोशिश की, और बाकी बच्चे? वे भी तो अनाथ हैं। हालांकि आयुआन के पास उसका पूरा परिवार है। वे यिंग ने सिर हिलाया और चाय का कप वांगजी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, बात वो नहीं है। जैसा कि तुमने कहा, वो भी अनाथ ही है। वेन नाम आज के दौर में एक बहुत बड़ा बोझ है, ये हम सब जानते हैं। इसीलिए कबीले के लोग यहाँ के अलावा कहीं और अपना नाम इस्तेमाल नहीं करते। वे यिंग कुछ पल के लिए खामोश हो गया। मुझे नहीं लगता कि अगर मैं आयुआन को गोद ले लूं तो वेन परिवार को कोई ऐतराज होगा। उसने उदासी से अपने चाय के कप में देखते हुए कहा, ऐसा तो है नहीं कि मैं उसे उसके परिवार से दूर कर रहा हूं। वांगजी ने अपनी चाय को छुए बिना बस अपने हमसफर के चेहरे पर बदलते जज्बात को देखा। वे यिंग ने उसकी नजरों को भांप लिया और कप नीचे रखकर अपनी आंखें चुरा लीं। फिर वो जल्दी जल्दी बोलने लगा, मैंने अब तक किसी भी बच्चे को इसलिए गोद नहीं लिया
क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा बाप नहीं बन पाऊंगा। वांगजी ने हैरान होकर पूछा, ऐसा क्यों? वे यिंग ने अपनी आंखें झुकाते हुए कहा, कभी कभी तुम ऐसे सवाल पूछते हो जिनका जवाब देना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। अब तो मैं तुमसे कोई राज भी नहीं छुपा रहा, फिर भी जवाब ढूंढना कितना भारी लगता है। उसने चाय की आखिरी चुस्की ली और एक ठंडी सांस भरकर दीवार की तरफ देखने लगा। मुझे अपने माता पिता की ज्यादा यादें नहीं हैं, उसने बेहद धीमी आवाज में कहा। वे तब गुजर गए थे जब मैं बहुत छोटा था। उसके बाद मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। मैं बहुत वक्त तक बिल्कुल अकेला रहा। फिर शाओ शिंगचेन मुझे मिले और वो मुझे बाओशान सांरेन के पास ले गए। वो अभी भी कुछ छुपा रहा था। वांगजी खामोशी से उसके आगे बोलने का इंतजार करने लगा। वे यिंग ने एक गहरी सांस ली। मैं तब तक अमर इमॉर्टल हो चुका था। वो सब बस एक हादसे की तरह अचानक हो गया था। वांगजी हैरान रह गया। वो वेई यिंग की उम्र का अंदाजा लगाने की कोशिश करने लगा। वो जानता था कि वेई यिंग शाओ शिंगचेन से कुछ ही साल छोटा है और शाओ शिंगचेन खुद वांगजी से सिर्फ 6 साल बड़े हैं। इसका मतलब वेई यिंग बहुत ही छोटी उम्र में अमर हो गया था। पर एक हादसे में अमर होना, वांगजी के दिमाग में उलझन बढ़ने लगी। उसने बड़ी एहतियात से पूछा, तुम उस वक्त बहुत छोटे रहे होगे? वेई यिंग ने अपना सिर झटका। मैं शायद 12 साल का था। हाँ, मुझे लगता है मैं 12 साल का था। ये सुनकर वांगजी की जैसे सांसें ही थम गईं। 12 साल, उस उम्र में तो कोई बच्चा पूरी तरह बड़ा भी नहीं होता। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी आध्यात्मिक शक्ति, कोर हासिल करना और अमर हो जाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। वांगजी ने अपने हाथों को मजबूती से भींच लिया। वो समझ गया कि इस कामयाबी के पीछे कोई बहुत बड़ा और दर्दनाक सच छुपा है, जिसे पूछने से अब उसका दिल घबरा रहा था। उसने संभल कर पूछा, क्या तुम उसके बाद बाओशान सांरेन के पास ही रहे? वेई यिंग ने ना में सिर हिलाया। ज्यादा वक्त के लिए नहीं। वो नहीं चाहती थी कि मैं वहां रुकूं। वांगजी के चेहरे पर गुस्सा और दुख साफ दिखने लगा। उसे देखकर वेई यिंग ने फौरन हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं, इसमें उनका कोई कसूर नहीं था। बात बस इतनी थी कि हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा, एनर्जीज एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। हमारी साधना के तरीके मेल नहीं खाते थे। अगर मैं वहां रुकता तो ये हम दोनों के लिए खतरनाक हो सकता था। वांगजी ने उसकी बात को समझते हुए धीरे से सिर हिलाया। कल्टीवेशन में ऊर्जा का टकराव वाकई जानलेवा हो सकता था, लेकिन फिर भी उसका दिल अपने हम सफर के लिए रो पड़ा। एक 12 साल का बच्चा जिसके माता पिता नहीं थे, उसे वहां से भी जाना पड़ा। वेई यिंग ने बिल्कुल शांत आवाज में आगे कहा, उन्होंने जितनी हो सकी मेरी मदद की। मुझे अपनी ऊर्जा क्यूआई को काबू में रखना सिखाया। मेरे लिए मेरी तलवार बनाई और मुझे मेरा नाम कोटेसी नेम भी उन्होंने ही दिया था। लेकिन उसके बाद मुझे वहां से भी जाना पड़ा। लान वांगजी ने भारी दिल से उसकी बात सुनी। मैं वापस पहाड़ों, ब्यूरियल माउंट्स में आ गया, क्योंकि मेरे पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी। शाओ शिंगचेन और सोंगलैन कुछ वक्त मेरे साथ रहे, पर वे खुद मुझसे उम्र में बहुत बड़े नहीं थे। वेई यिंग ने खाली कप से घूंट लेने की कोशिश की तो वांगजी ने फौरन उसमें चाय डाल दी। वेई यिंग ने उसकी तरफ देखकर एक उदास पर प्यारी मुस्कान बिखेरी, जिसे वांगजी ने अपने दिल में छुपा लिया। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। वेई यिंग ने कंधे उचकाए। उन्होंने मुझे तलवारबाजी सिखाई और मेरे लिए बहुत सी किताबें लाए। मैं बचपन से ही अकेले रहने का आदी था, इसलिए जब वे सफर पर जाते मैं अपना ख्याल खुद रख लेता था। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मेरा अपनी ताकतों पर काबू बढ़ गया और फिर मैं भी उनके साथ सफर करने लगा। वांगजी का दिल ये सब सुनकर तड़प उठा। एक बच्चे को इस तरह अकेले देखना और पालना किसी के लिए भी आसान नहीं था, पर वो वेई यिंग के अकेलेपन के इस दर्द को महसूस कर पा रहा था। वेई यिंग ने एक और हल्की सांस ली। मैंने एक तरह से खुद को खुद ही पाला है, तो भला मैं बाप बनने के बारे में क्या जानूं? वांगजी ने फौरन मजबूती से कहा, तुम बच्चों से बेहद मोहब्बत करते हो। तुम उनकी हर जरूरत पूरी करते हो, उन्हें सिखाते हो और उनके बेहतर भविष्य की फिक्र करते हो। असल मायनों में तुम पहले से ही उनके पिता हो। बच्चे वेई यिंग को जान से ज्यादा चाहते थे, भले ही वे उसे गेगे, बड़ा भाई कहकर बुलाते थे। वेई यिंग उनके साथ घंटों खेल सकता था और उनके भविष्य की योजनाएं बना सकता था। वो पिता बनने के सारे फर्ज निभा रहा था, चाहे वो खुद इस बात को न माने। वेई यिंग ने गौर से उसका चेहरा देखा, जैसे उसे अचानक किसी बात का एहसास हुआ हो। उसने संभल कर पूछा, क्या तुम इनमें से किसी को गोद लेना चाहते हो? वांगजी बिना किसी हिचकिचाहट के सच बोलना चाहता था। हाँ। वेई यिंग ने धीरे से पूछा, किस किस को? जब वांगजी कुछ नहीं बोला तो वेई यिंग ने हैरान होकर आंखें झपकाईं। क्या सभी को? वांगजी ने बहुत धीमे से कहा, किसी एक को भी छोड़ना सही नहीं होगा। अगर वे अपने कबीले का नाम साथ रखना चाहें तो मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा, लेकिन जो भी बच्चा या शागिर्द हमारा नाम अपनाना चाहेगा, मैं उसे पूरे दिल से कबूल करूंगा। कबीले के ज्यादातर बच्चे अनाथ थे, जिनका कोई सरनेम नहीं था। वांगजी जानता था कि वे वेई नाम पाने और एक असली परिवार का हिस्सा बनने के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाएंगे।
वेई यिंग ने हैरान होकर चाय की केतली की तरफ देखा। मेरे साथ? उसकी आवाज में एक अजीब सी झिझक थी। तुम्हें लगता है कि हमें उन्हें मिलकर गोद लेना चाहिए, आधिकारिक तौर पर, एक शादीशुदा जोड़े की तरह? वेई यिंग ने पूछा। वांगजी ने अपनी उंगलियों को आपस में भींचते हुए कहा, मैं यही चाहूंगा, लेकिन आखिरी फैसला तुम्हारा ही होगा। वो वेई यिंग पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता था, भले ही उसका दिल इन बच्चों को अपनी गोद में बिठाकर पिता सुनने के लिए तरस रहा था। वेई यिंग ने अपने हाथों की उंगलियों को सहलाते हुए बेहद मासूमियत से कहा, तुम सचमुच हमेशा के लिए मेरे साथ रुकने वाले हो, है ना? वो अभी भी थोड़ा हैरान था। वांगजी को समझ नहीं आया कि वेई यिंग अब भी ऐसा क्यों सोच रहा है, जबकि वो पहले ही अपने कबीले को छोड़कर हमेशा के लिए वेई यिंग का साथ निभाने का फैसला कर चुका था। वो अब इस नए घर का हिस्सा था, तो जाहिर था कि वो अपने शौहर के बच्चों को भी पूरे दिल से अपनाना चाहता था। मिलकर बच्चों की परवरिश करने के अलावा कोई और रास्ता सोचना भी उसके लिए नामुमकिन था। हमारी शादी हो चुकी है, लैन वांगजी ने अपने शौहर को याद दिलाते हुए कहा। हमारी शादी किन हालात में हुई इससे फर्क नहीं पड़ता। हमने एक साथ कस्में खाई हैं और मेरे लिए उन कस्मों के बहुत गहरे मायने हैं। वो अपनी कस्मों का सम्मान हर हाल में करता, लेकिन वेई यिंग उसके लिए सिर्फ एक नाम का शौहर नहीं था। वेई यिंग वो इंसान था जिसे आज़ाद होने पर भी वांगजी अपने हमसफर के तौर पर चुनता। अगर वे जंग से पहले मिले होते तो भी वह वेई यिंग को ही अपना दिल देता। वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ सकता था। वेई यिंग ने अभी भी अपनी आंखें नीचे झुका रखी थीं, जिससे वांगजी की बेचैनी थोड़ी बढ़ गई। उसने वेई यिंग का हाथ धीरे से छूते हुए कहा, तुमने मुझे बिना किसी दोष के वापस जाने का मौका दिया, मैं उस बात की इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं वापस नहीं जाना चाहता। वो जगह अब मेरा घर नहीं है। ये कोई कड़वा सच नहीं, बल्कि एक सीधी सी हकीकत थी। उसकी जिंदगी का वो पुराना अध्याय अब खत्म हो चुका था। वेई यिंग की नजरें वांगजी के हाथ और कंबल पर ही टिकी रहीं। वांगजी ने एक गहरी सांस लेकर कहा, मैं अपने भाई और चाचा से हमेशा प्यार करूंगा, वे हमेशा मेरे अपने रहेंगे, लेकिन अब मैं उस कबीले का हिस्सा नहीं हूँ। मेरी पहली वफादारी अब उनके लिए नहीं, बल्कि मेरे शौहर और उसके परिवार के लिए है। वो इस रिश्ते को एक औपचारिक नाम देना चाहता था। वह चाहता था कि उनका अपना एक नया पारिवारिक रिकॉर्ड रजिस्ट्री बने, जहां वेई यिंग के नाम के साथ उसका नाम हमेशा के लिए जुड़ जाए, ताकि दुनिया उसे सिर्फ हांगुआंग जुन के रूप में नहीं, बल्कि यालिंग पैट्रियार्क के हमसफर के रूप में याद रखे। वेई यिंग ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने अपना हाथ घुमाकर वांगजी के हाथ को मजबूती से थाम लिया। फिर तो बच्चों को नए नाम, कोर्टेसी नेम्स देने होंगे, उसने भर्राई हुई आवाज में कहा। मैं नाम रखने में बहुत कच्चा हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। वांगजी ने धीरे से माना। मैंने पहले ही कुछ नाम सोच रखे हैं। ये सुनकर वेई यिंग अपनी आंखें पोंछते हुए खिलखिलाकर हंस पड़ा। ओह, सच में? मेरे शौहर के पास इतनी दूरदर्शिता है। क्या तुम्हारे पास कोई लिस्ट है? मुझे दिखाओ। वांगजी के पास वाकई एक लिस्ट थी, जो उसकी मेज में संभाल कर रखी थी। वेई यिंग ने उसे निकाला और दोनों ने मिलकर हर बच्चे के लिए खूबसूरत नाम चुना और फिर गोद लेने की रस्म, अडॉप्शन सेरेमनी के बारे में बातें करने लगे। ये वांगजी की जिंदगी की सबसे हसीन शाम थी। जैसे ही रात ढलने लगी, वेई यिंग ने वांगजी को आराम करने के लिए मजबूर किया। उसने वांगजी को बेड पर लिटाया और हमेशा की तरह उसका रिबन और लोटस पिन संभालकर पोटली में रख दिए। जब वांगजी पूरी तरह चादर ओढ़कर लेट गया, तो वेई यिंग दरवाजे पर आकर थोड़ा हिचकिचाया। उसने फुसफुसाकर कहा, ये सब मेरे लिए भी बहुत मायने रखता है। इसके बाद उसने एक इशारे से दिए बुझा दिए और वहां से चला गया। वांगजी उस अंधेरे कमरे में अकेला था, लेकिन उसके सीने में मोहब्बत की एक ऐसी लौ जल रही थी, जिसने सर्दी की उस लंबी रात में भी उसके दिल को गर्म रखा।